हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम्पलर में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी भाषा का नया टॉपिक वाक्य रचना लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम वाक्य रचना के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं वाक्य क्या है। वाक्य दो या दो से अधिक पदों का एक सार्थक समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता हो उसको वाक्य कहते हैं। और जो भी वाक्य होते हैं, वाक्य में मुख्यतः तीन चीज़ें होती हैं: कर्ता, कर्म और क्रिया। इन्हीं चीज़ों से हमारे वाक्य बनता है। अब हम बात करते हैं वाक्य के अंग। जैसे कि हमने देखा कि वाक्य क्या होता है, पदों का एक व्यवस्थित समूह होता है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति होती है। और जिन अवयवों से मिलकर वाक्यों की रचना होती है उन्हीं अवयवों को वाक्य के अंग या घटक कहते हैं। और वाक्य के घटक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। अब हम बात करते हैं उद्देश्य की। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको उद्देश्य कहते हैं। और उद्देश्य में हमारा कर्ता आता है और कर्ता का विस्तार आता है। जैसे उदाहरण है यहाँ पे, अर्जुन ने जयद्रथ को मारा। यहाँ पर अर्जुन क्या है? अर्जुन यहाँ पे उद्देश्य है। यहाँ पर बात किसके बारे में हो रही है? बात हो रही है यहाँ पे अर्जुन के बारे में। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको उद्देश्य कहते हैं। अगला उदाहरण है, तोता डाल पर बैठा है। कौन डाल पर बैठा है? तोता। तोता यहाँ पर उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं उद्देश्य का विस्तार। कई बार क्या होता है कि जो वाक्य होता है उनका परिचय देने के लिए अन्य शब्द आ जाते हैं, तो उन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं? उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं यहाँ पे, सुंदर पक्षी डाल पर बैठी हैं। तो सुंदर क्या है? सुंदर यहाँ पे है उद्देश्य का विस्तार। इनकी उद्देश्य क्या है? पक्षी हैं, पक्षी के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे, वह सुंदर है। तो यहाँ पर जो सुंदर है यह उद्देश्य का विस्तार है। अगला उदाहरण है, काला सांप पेड़ के नीचे बैठा है। तो यहाँ पे सांप क्या है? उद्देश्य है। उद्देश्य का विस्तार क्या कर रहा है? उसका रंग, काला सांप। तो ये क्या हो गया? उद्देश्य का विस्तार। अब हम बात करते हैं विधेय की। जो वाक्य में उद्देश्य होता है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ बातें कही जाती हैं उसको विधेय कहते हैं। और विधेय में क्रिया आती हैं, क्रिया का विस्तार होता है और क्रिया का पूरक आता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, अर्जुन ने जयद्रथ को मारा। अर्जुन क्या है यहाँ पर? अर्जुन उद्देश्य है। और जयद्रथ को मारा, क्या काम किया है अर्जुन ने? जयद्रथ को मारा है। तो अर्जुन ने जो क्रिया की है उसको विधेय कहते हैं। तो यहाँ पर जयद्रथ को मारा, यह पूरे का पूरा क्या हो गया? इस वाक्य का विधेय हो गया। अगला उदाहरण है, तोता डाल पर बैठा है। तोता क्या हो गया? तोता इस पूरे वाक्य का उद्देश्य हो गया और डाल पर बैठा है, यह क्या हो गया? इसका विधेय हो गया। अब हम देखते हैं विधेय का विस्तार। जो हमारा मूल विधेय होता है उसको पूर्ण करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह विधेय का विस्तार कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं यहाँ पर, वह अपने कलम से लिखता है। वो यहाँ पर अपने क्या है? अपने इसका विस्तार है। जो हमारा विधेय है, विधेय क्या है? कलम से लिखता है। किसकी कलम से लिख रहा है? वह अपनी कलम से लिख रहा है। तो ये जो यहाँ पर अपने आ गया, यह इस पूरे के पूरे विधेय का विस्तार हो गया। अब हम बात करते हैं वाक्यों के भेद के बारे में। वाक्य मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला वर्गीकरण हम वाक्यों को रचना के आधार पर करते हैं और दूसरा वर्गीकरण करते हैं अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम रचना के आधार पर वाक्यों को देखते हैं। रचना के आधार पर वाक्यों को पुनः तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला वाक्य होता है साधारण या सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, और तीसरा है संयुक्त वाक्य। अब हम बात करते हैं साधारण या सरल वाक्य की। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेयक होता है उनको साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जो उद्देश्य होता है वाक्य में वह कर्ता होता है और जो हमारा विधेय होता है वो हमारी क्रिया होती है। या हम कह सकते हैं जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया हो उसको साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, बच्चा दूध पीता है। तो ये बच्चा क्या है? उद्देश्य हो गया और विधेय क्या हो गया?
दूध पीता है, एक उद्देश्य और एक विधेयक। ये हमारा साधारण वाक्य हो गया। दूसरा उदाहरण है, श्रेय गेंद से खेलता है। तो श्रेय यहाँ पर क्या है, ये उद्देश्य है, और गेंद से खेलता है ये क्या है, इसका विधेय है। तो एक उद्देश्य एक विधेय, ये हमारा साधारण या सरल वाक्य है। अगला उदाहरण है, मृदुला पुस्तक पढ़ रही है। मृदुला ये हमारा उद्देश्य है, और पुस्तक पढ़ रही है ये हमारा क्या है, विधेय है। एक उद्देश्य एक विधेय, ये भी हमारा एक साधारण वाक्य है। अब हम बात करते हैं मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्यों से होती है, जिसमें एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ यह साइकिल मेरी है। इसमें दो वाक्य हैं। पहला वाक्य है मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, यह पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य है यह साइकिल मेरी है। जो हमारा दूसरा वाक्य है यह साइकिल मेरी है, यह किस पर आश्रित है, यह पहले वाक्य पर आश्रित है। तो यह हमारा क्या हो गया, एक मिश्रित वाक्य हो गया। अगला उदाहरण है, जो मेहनत करता है वह फल पाता है। तो इसमें भी दो वाक्य हैं। पहला वाक्य है जो मेहनत करता है, दूसरा वाक्य है वह फल पाता है। तो जो यहाँ पे वह फल पाता है वह पहले वाक्य पर आश्रित है। अगला उदाहरण है, मालूम होता है कि आज वर्षा होगी। तो यहाँ पर मालूम होता है ये पहला वाक्य है, दूसरा वाक्य है आज वर्षा होगी। तो जो ये आज वर्षा होगी यह पहले वाक्य पर आश्रित है। तो यह भी हमारा मिश्र वाक्य है। अब इन वाक्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो मिश्र वाक्य होते हैं उनको बीच में जोड़ने के लिए कोई ना कोई शब्द की ज़रूरत हो रही है। तो मिश्रित वाक्य की पहचान क्या होती है कि जिन वाक्यों में कि, जो, जिसे, जिसने, वह, ऐसा, तो, यदि तो, उसे, जब तब, जहाँ, यद्यपि, तथापि, तक, क्योंकि, इसलिए कि, जो, वह, ज्यों ही आदि शब्द आते हैं तो वह हमारे मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि हमने देखा था, जो हमारे मिश्रित वाक्य होते हैं उसमें आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो यह आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। वाक्य का वह भाग जो मुख्य उपवाक्य पर आश्रित हो उसको आश्रित उपवाक्य कहते हैं। और जो हमारा आश्रित उपवाक्य होते हैं यह तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा होता है विशेषण उपवाक्य, और तीसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब हम बात करते हैं संज्ञा उपवाक्य की। जब किसी वाक्य में आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर आता है तो उसको संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। संज्ञा उपवाक्य की पहचान होती है कि जो संज्ञा उपवाक्य होते हैं उससे पहले की लगाए जाते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, गांधी जी ने कहा कि अहिंसा का पालन करो। यहाँ पर दो वाक्य हैं। गांधी जी ने कहा, क्या कहा, अहिंसा का पालन करो। तो इसको जोड़ने के लिए जिस अवयव का प्रयोग किया गया है कि, यह क्या है, संज्ञा उपवाक्य है। अगला उदाहरण है, अरविंद ने कहा कि मैं पढ़ाई करूँगा। तो यहाँ पर की क्या है, यह है संज्ञा उपवाक्य। अब हम बात करते हैं विशेषण उपवाक्य की। जिन वाक्यों में आश्रित उपवाक्य जो मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इनकी पहचान है, जिन वाक्यों के पहले जो, जैसा, जितना, जिसका, जिसकी, जिसको, जिसके आदि शब्द आते हैं वे विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है, जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है दुनिया उसका सम्मान करती है। जो हमारा वाक्य है, वाक्य के सबसे पहले क्या आ गया है, जो आ गया है। तो यह हमारा क्या है, विशेषण उपवाक्य है। अगला उदाहरण है, वे खिलाड़ी कहाँ हैं जिनको आप बुलाए थे। यहाँ पर जिनको अवयव आ रखा है तो यह क्या हो गया, यह वाक्य हमारा विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। अब हम बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। जिन वाक्यों में साधारण और मिश्रित वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उनको संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं, समय बहुत ख़राब है इसलिए देखकर चलना चाहिए। यहाँ पर दो वाक्य हैं, समय बहुत ख़राब है और देखकर चलना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ने का काम क्या कर रहा है, इसलिए। तो यह क्या हो गया, एक संयुक्त वाक्य हो गया। अगला उदाहरण है, मैं आगे चला गया और
श्याम पीछे रह गया। तो यहाँ पर और क्या कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। मैं आगे चला गया और श्याम पीछे रह गया, इन दोनों वाक्यों का जोड़ने का काम कर रहा है और। तो यह एक संयुक्त वाक्य कहलाएगा। अगला उदाहरण है, तुम यहाँ आते हो या मैं वहाँ आऊँ। तो इन दो वाक्यों को जोड़ने का काम क्या कर रहा है, या। यह पूरे का पूरा वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाएगा। और संयुक्त वाक्यों में जो जोड़ने वाले अवयव होते हैं वह होते हैं और, तथा, इसलिए, अन्यथा, लेकिन, वरन, एवं, या, अथवा, परंतु, चाहे, अतः, पर, किंतु, सो। तो इन अवयवों द्वारा दो वाक्यों को जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर वाक्यों को पुनः 8 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है विधि या विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य, चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा है विस्मयवाचक वाक्य, छठा है संदेशवाचक या संदेहसूचक वाक्य, सातवां है इच्छावाचक वाक्य और आठवां है संकेतवाचक वाक्य। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विधि या विधानवाचक वाक्यों की। वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की जानकारी या सूचना प्राप्त होती है उसको विधानवाचक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। सबसे पहले इनका साधारण वाक्य में उदाहरण देखेंगे। राम पढ़ता है। अब इसका मिश्रित वाक्य में उदाहरण देखते हैं। राम पढ़ता है तब हम सोते हैं। यहाँ पर तब क्या कर रहे हैं, दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अगला उदाहरण हम संयुक्त वाक्य के रूप में देखते हैं। राम पढ़ता है इसलिए वह अच्छे अंकों से पास हो जाता है। तो यहाँ पर इसलिए क्या कार्य कर रहे हैं, दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो यह हमारा संयुक्त वाक्य कहलाएगा। इस तरह के वाक्य जिसमें सूचना और जानकारी मिलती हैं उनको हम विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अगला है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी भी प्रकार के कार्य का न होने का भाव प्रकट हो उसको निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इसके उदाहरण हैं साधारण वाक्य में राम नहीं पढ़ता है, मिश्रित वाक्य में है राम नहीं पढ़ता है तब वह सोने लगता है। संयुक्त वाक्य में इसका उदाहरण है राम ने पढ़ाई नहीं की इसलिए उसे अच्छे अंक प्राप्त नहीं हुए। अगला वाक्य है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं साधारण वाक्य में आप काम करो, मिश्र वाक्य में इसका उदाहरण है जो काम तुम्हें दिया गया है उसे करो, और संयुक्त वाक्य में इनका उदाहरण है आराम न करो और जो काम दिया गया है उसे करो। अगला वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इनके उदाहरण देखते हैं। साधारण वाक्य में वह आदमी कब आया है, मिश्र वाक्य में इसका उदाहरण है क्या तुम्हें पता है कि वह आदमी कब आया है, और संयुक्त वाक्य में इसका उदाहरण है वह आदमी कब आया और कब चला गया। अगला वाक्य है विस्मयवाचक वाक्य। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार सुख, दुख और आश्चर्य आदि की अनुभूति हो उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। इसके उदाहरण है साधारण वाक्य में वाह तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, मिश्रित वाक्य में इसका उदाहरण है शाबाश जो काम तुमने किया वह बहुत अच्छा है, और संयुक्त वाक्य में इनका उदाहरण है ओह तुमने इतना अच्छा काम किया और किसी ने इसके महत्व को समझा ही नहीं। अगला वाक्य है संदेहवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें किसी प्रकार का संदेह प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इसके उदाहरण हैं साधारण वाक्य में यह घर अभय का होगा। अगला उदाहरण है मिश्रित वाक्य में जो घर दिख रहा है वह श्वेता का होगा। इसका अगला उदाहरण है संयुक्त वाक्य के रूप में राधा घर पहुंची होगी और श्वेता ने उसका स्वागत किया होगा। इस तरीके के वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला वाक्य है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आशीर्वाद या शुभकामना का बोध हो उसको इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण है साधारण वाक्य में भगवान तुम्हें दीर्घायु करे,
अगला उदाहरण है वह जहाँ भी रहे वहाँ खुश रहे। अगला उदाहरण है संयुक्त वाक्य के रूप में, मैं खुश रहूं और मेरे मित्र खुश रहें। इस तरीके के वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला वाक्य है संकेतवाचक वाक्य। जहाँ पर एक वाक्य किसी दूसरे की संभावना पर निर्भर करता हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है अभय का मकान उधर है, यह उधर इशारा करके बता रहे हैं, तो ये संकेत दे रहे हैं। इस तरीके के वाक्य संकेतवाचक कहलाएगा। अगला उदाहरण है अरविंद की गाड़ी उधर है। इस तरीके के वाक्य हमारे संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। इस तरीके के वाक्यों में इधर, उधर, जहाँ पर ये इस तरीके के शब्द आते हैं उनको संकेतवाचक शब्द कहते हैं और इन वाक्यों को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने वाक्य की रचनाओं के बारे में चर्चा की। मिलते हैं आप लोगों से हिंदी के अन्य टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।